तो चलिए हम अपने भारतीय संविधान के अगले पार्ट पर बात करते हैं आज। और आज का जो पहला पॉइंट है, पहला टॉपिक है, वो है मौलिक अधिकारों का निलंबन। कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कैसे होता है। ठीक है, इसमें से कुछ जानकारियाँ तो पहले दे चुके हैं और कुछ वही जानकारियाँ अभी विस्तार रूप से आगे भी देखोगे। लेकिन उससे पहले जो आपका छोटा सा है कि मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण कैसे किया गया ना। वर्गीकरण ये कैसे हुआ है निलंबन के संबंध में। जैसे कि एक सामान्य वर्ग पढ़ना है, अभी वो तो पढ़ना ही है, और मूल अधिकार पढ़ना है, और जो अपवादित वर्ग, तो अभी अपवादित वर्गों के लेके हम चल रहे हैं। अपवादित वर्गों में क्या है कि जो भी अपवादित वर्ग हैं वो हमें कोई अधिकार नहीं देते, ठीक है, बल्कि जो हमें अधिकार प्राप्त है, मौलिक अधिकार जो हमें प्राप्त मौलिक अधिकार हैं उनको इनके द्वारा संकुचित किया जाता है, यानी कि कम किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि 31 भी हुआ, 31 से हुआ, 31 सी हुआ, इनके बारे में कल थोड़ा थोड़ा बताया था। लेकिन आज फोकस रहेगा जो आपातकालीन के संबंध में, और ये बाद में तो बताएंगे ही बताएंगे। आज आपातकालीन के संबंध में कुछ चर्चाएं करने की। उससे पहले फैक्ट रूप में ये बता चुके थे पहले, जैसे कि अनुच्छेद 31 से 31 बी को प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया, और 31 सी को 25वें संविधान संशोधन 1971 में जोड़ा गया। ये वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और जो 31 ए, 31 बी और 31 सी है, इनका विधायिका द्वारा लोक कल्याणकारी योजनाओं व कानूनों के क्रियान्वयन के मद्देनज़र मूलाधिकारों के संकुचन व निलंबन की बात करते हैं। ठीक है, 31 ए और 31 बी, 31 सी, इनमें क्या होता है कि इनको ध्यान में रखते हुए अगर किसी लोक कल्याणकारी कानून अथवा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा हो और इसकी वजह से हमारे संविधान के भाग 3 में वर्णित मूलाधिकारों का जो मूल वर्ग है, इसके तहत अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 31 और 31 में भी कौन, 31 ए और 31 दो, इनका उल्लंघन भी होता है तो हो जाने देते हैं। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि अगर कोई भी ऐसा लोक कल्याणकारी, जैसे सीधा सा बात बताएं, संपत्ति का अधिकार जो था, जैसे मान के चलो कि जो पट्टे होते हैं, ठीक है, साधारण सा उदाहरण दे रहे हैं जो आसानी से समझ सकें, कि जैसे ज़मींदारी प्रथा थी, तो ज़मींदारी प्रथा में क्या था कि किसी के पास काफ़ी ज़मीन है और किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है। तो उसमें क्या किया गया कि लोक कल्याणकारी योजना थी, ठीक है, लोक कल्याणकारी कानून था कि जो गरीबों में ज़मीन वितरित की जाए और जो ज़मींदार हैं उनसे ज़मीन कम की जाए। तो उस समय तो मौलिक अधिकारों का हनन ही था, और अधिकारों का हनन ही है कि किसी की चीज़ लेके आप किसी दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट करें। लेकिन यहाँ पर क्या है कि लोक कल्याणकारी कानून है कि जिनके पास ज़्यादा है उनके पास ज़्यादा ना रहे, और जिनके पास कुछ भी नहीं है उनके पास कुछ ना कुछ उनकी झोली में आए। तो यही है लोक कल्याणकारी कानून, ठीक है। इसी के तहत अगर ऐसे केस आते हैं और इनमें कोई उल्लंघन होता है तो हो जाने देते हैं, इनमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और आगे बात आती है कि जो 31 बी है हमारा, ठीक है, 31 बी क्या करता है, यह सभी मूलाधिकारों पर लागू होता है। और लेकिन जो अनुच्छेद 33 है, इसके बारे में बताया था कि आर्म्ड फोर्स, जो पैरामिलिट्री पुलिस फोर्स हैं, जो या फिर सभी को कह सकते हैं जितने भी नौकरशाही में आते हैं, कि उनके मौलिक अधिकारों पर ये संकुचित करता है, या मौलिक अधिकारों को संकुचित करता है। यानी कैसे कि ये लोग अनशन वगैरह, धरना वगैरह पे नहीं बैठ सकते। जब उनके सिस्टम के लोग ही धरना और इन पे बैठेंगे तो सिस्टम का बहुत बुरा हाल होगा इस वजह से, ठीक है। तो अगला जो 34 है, ये भी आपका जो सैन्य कानून से मार्शल लॉ लगता है, उसके तहत है कि इसके दौरान क्या होता है कि मौलिक अधिकार संकुचित हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारे आज का मेन जो फोकस है हमारा, वो है 358 और 59 का, ठीक है, जो क्या करता है कि मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। आई थिंक आपको मालूम होगा, जो आपातकालीन के संबंध में पहले तो बता दें कि अनुच्छेद 352, 356 और 360 के बारे में। तो 352 क्या करता है, ये राष्ट्रीय आपात होता है,
और 356 क्या होता है, यह आपका राष्ट्रपति शासन होता है। किसी भी राज्य में संवैधानिक असफलता के कारण लगाया जाता है। 360 क्या होता है, वित्तीय आपातकाल होता है। तो वित्तीय आपातकाल आज तक हमारे भारत में नहीं लगाया गया, और जो राष्ट्रपति शासन है वो तो कई जगह कई बार लग चुके हैं। और जो आपका 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपात है, इसकी परिभाषा और इससे संबंधित मौलिक अधिकारों के जो निलंबन होते हैं उसके बारे में हम जानकारी लेने जा रहे हैं। तो पहले ही बात तो क्या होता है कि जब भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत देश में राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया हो, तब ये मौलिक अधिकारों के निलंबन से जो आगे आने वाली सारणी है वो समझ में आएगी। कब, 352 के तहत। और 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रपति शासन नहीं है, राष्ट्रीय आपातकाल है। तो इसमें क्या है, देखिए, नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल। 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो किस स्तर पे है, कई बार पूछा जाता है कि अगर बाह्य आक्रमण होता है तो ये किस आपातकाल में आएगा, या युद्ध की स्थितियां पैदा होती हैं तो किस आपातकाल में आएगा, और सशस्त्र विद्रोह अगर कर दे कोई तो किस आपातकाल में आएगा। ठीक है, तो ये तीन के तीनों आपके राष्ट्रीय आपातकाल में आएंगे अनुच्छेद 352 के तहत। तो बाह्य राष्ट्रीय आपात कौन सा है, युद्ध और बाह्य आक्रमण की स्थिति। जैसे कि कोई, जैसे अभी हाल ही में जो चीन और या किसी भी बॉर्डर पे होता है कि अगर कोई बाह्य आक्रमण कर दे, ये तो हल्के फुल्के तो नहीं, लेकिन जब हाई लेवल पे अगर इतिहास पढ़ा हो, जिस तरह से सिकंदर वगैरह ये लोग जैसे आक्रमण करते थे, तो इस टाइप के अगर कोई आक्रमण कर दे और हम लोगों को जानकारी ना हो पाए, जानकारी अगर हो जाएगी तब तो उसके संबंध में हो सकता है हम लोग अपना प्लान भी बना लें। लेकिन जानकारी तुरंत हो, 2-4 घंटे या 1-2 दिन पहले, और हम अपनी स्थिति को ना संभाल पाएँ, तो उस स्थिति में क्या होता है कि बाह्य आक्रमण के तहत हम जो राष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रीय आपात लगा सकते हैं। और युद्ध की स्थिति में, ठीक है, जैसे पता लग जाए कि देश में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिससे शांति का वातावरण नहीं रहेगा, युद्ध होगा, तो अगर राष्ट्रपति चाहें तो जो बाह्य राष्ट्रीय आपात है वो लगा सकते हैं। ये कब तक लगा है, अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2 बार लगा है। ठीक है, 1962 में चीन के साथ जब युद्ध हुआ था, और 1971 में भारत और पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ था। याद रहे, 1999 में जो कारगिल का युद्ध हुआ था उस समय आपात नहीं लगा था। और जो इससे संबंधित आंतरिक शांति से संबंधित है या सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, पहले वर्ड सुनेंगे सशस्त्र विद्रोह, क्योंकि जो जनता पार्टी की सरकार थी उन्होंने ये शब्द हटाकर जोड़ा था जब ये जो राष्ट्रीय आपात लगा था इंदिरा जी के समय में। ठीक है, आंतरिक राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि सशस्त्र विद्रोह का लगा था सिर्फ और सिर्फ एक बार। और जब इसके बाद पार्टी आई थी, जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उन्होंने सशस्त्र विद्रोह को हटाकर आंतरिक अशांति ये सब जोड़ दिया गया था। तो अब वर्तमान में आंतरिक अशांति ज़्यादा प्रचलित है सशस्त्र विद्रोह के अपेक्षा। तो देखिए, अब देखते हैं इन दोनों में अंतर क्या। ठीक है, पहली बात तो ये डेफिनेशन आपको मालूम होनी चाहिए, 352, 356 और 360 में क्या है। और उसके बाद 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसमें कौन कौन से आपातकाल हैं, तो युद्ध, वाह और सशस्त्र। तो अब आगे चलते हैं कि 358 कब लागू होगा और 359 कब लागू होगा। ठीक है, अनुच्छेद 358 कब लागू होगा, बहुत ही बारीकी से पॉइंट है, ध्यान से सुनना। और 359 कब लागू होगा, देखो, जब भी 358 कब लागू होगा, केवल और केवल वह आपातकाल के दौरान। अभी बताया था वह आपातकाल के दौरान कौन सा होगा, युद्ध या फिर बाहरी आक्रमण कोई कर दे। और 359 कब लागू होगा, वाह व आंतरिक दोनों ही प्रकार की स्थितियों में 359 लागू होगा। अंतर क्या है, 58 सिर्फ और सिर्फ वाह में, वाह आपातकाल के दौरान लागू होगा। और जो 358 है ये आपातकाल घोषित होते ही स्वतः लागू हो जाता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है आपका कि जो 358 है ये घोषित होते ही, जैसे ही घोषित किया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा रहे हैं, ठीक है, तो 358 तुरंत ही लागू हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ उसी की घोषणा करते समय कि 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा रहा है। और 359 क्या होगा, इसमें राष्ट्रपति के पृथक अधिसूचना अथवा आदेश के उपरांत ही ये लागू होता है। ठीक है,
अगर राष्ट्रपति चाहेगा तभी 359 लागू करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। अब देखते हैं 359 और 358 में है क्या। तो 358 जब लागू होता है तो इसके तहत सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेद जो है 19 के अंतर्गत वर्णित मूल अधिकार निलंबित होंगे। ठीक है, अनुच्छेद 19 में क्या है वो आगे चल के डिटेल में पढ़ाएंगे। बस इसके बाद एक पार्ट और आएगा और उसके बाद ठीक अनुच्छेद 12 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 के तहत जो भी स्वतंत्रता के अधिकार हैं, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच काफ़ी जो भी हैं, प्रेस की स्वतंत्रता, ये सब है, ये निलंबित हो जाते हैं। शेष मौलिक अधिकार यथावत रहते हैं। ठीक है, और जो कई बार पूछा जाता है अनुच्छेद 20 और 21 में वर्णित मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त शेष मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। कई बार पूछा जाता है कि आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते हैं, तो निलंबित यही नहीं होते हैं अनुच्छेद 20 और 21। ठीक है, तो इसमें क्या है, 21 में जीने की स्वतंत्रता और 20 में क्या है, सज़ा के बारे में है कि अगर किसी व्यक्ति को एक बार सज़ा मिल चुकी है तो उस संबंध में उसे दोबारा सज़ा नहीं मिलेगी। तो ये है कि आपके अनुच्छेद 20 और 21 में वर्णित मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त शेष मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। यानी कि कभी भी किसी भी युद्ध की स्थिति में या किसी भी आपातकालीन की स्थिति में अनुच्छेद 20 और 21 ये आपके नहीं निलंबित किए जा सकते। ठीक है, अगला पॉइंट क्या बनता है कि यहाँ पर राष्ट्रपति के पास विशेष विवेकाधिकार नहीं होता। ठीक है, इस पॉइंट से आपको जानकारी हो गई होगी कि आपात के दौरान ये लगता है और आपातकाल घोषित होते ही ये स्वतः लागू हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि विवेकाधिकार इनके पास राष्ट्रपति के पास होता ही नहीं, क्योंकि अगर इसमें राष्ट्रपति का विवेकाधिकार इनके लिए हो तो इसमें भी वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है 359 के अंतर्गत कि यहाँ पर राष्ट्रपति के पास विवेकाधिकार होता है, जिसमें इस पॉइंट में आपने अभी देखा होगा। ठीक है, जब चाहे वो अनुच्छेद 20-21 के अलावा किसी भी मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता है। ठीक है, तो ये उनका विवेकाधिकार ही हुआ। और क्या आता है कि यहाँ जो निलंबित होने वाले मौलिक अधिकार हैं केवल व केवल अपने प्रयोग में यानी ऑपरेशन में निलंबित होते हैं। ठीक है, उनका अस्तित्व वास्तव में बना रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए हो गए या कुछ भी हो गए, तो जो निलंबित होंगे जब तक तो वो स्थिति चलेगी तब तक होगा। ठीक है, और जब तक आपात की स्थिति है तब तक 359 काम कर रहा है तो अनुच्छेद 20-21 के अतिरिक्त शेष मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। और सरकार द्वारा, देखो एक ये भी बहुत मेन पॉइंट है आपको याद रखने का, समझने का, कि सरकार द्वारा या अन्य उसके विरुद्ध आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते और ना ही आपात खत्म होने के बाद इसकी भरपाई की जा सकती। मान के चलो ये जब 359 लागू हुआ तो आपका कोई नुकसान हो गया। ठीक है, उससे जो क्योंकि उन्होंने 20 और 21 के अलावा अन्य सभी जैसे शैक्षणिक हुआ, ठीक है, अनुच्छेद 15 से लेकर काफ़ी जो है वो सबके सब निलंबित हो गए। जैसे कि आपको शिक्षा से वंचित रहना पड़ा, जैसे अभी कोरोना चल रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ कि शिक्षा से वंचित हैं कई लोग। तो इस स्थिति में ये हालांकि आपातकाल नहीं है, लेकिन एक प्रकार का अगर ये स्थिति आपातकाल के दौरान हो 359 के दौरान, तो आप कोर्ट वगैरह नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका में कहीं भी नहीं जा सकते कि नहीं हमारा नुकसान हुआ है, हमारी पढ़ाई नहीं हो पाई, या फिर संपत्ति के बारे में कोई भी समस्या हो या कोई भी समस्या आ जाए तो उसके बारे में आप नहीं जा सकते। ठीक है, तो कारण यही है। आगे आते हैं कि जो हमारे मूलाधिकार हैं वो असीमित प्रकृति के नहीं है। एक क्वेश्चन आया था पहले जो जब भी ये मौलिक अधिकार स्टार्ट किया था तो उसी टाइम पर कि क्या हमारे मौलिक अधिकार असीमित हैं, तो यहाँ से आंसर निकल के आता है कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो असीमित प्रकृति के नहीं है, क्योंकि मूलाधिकारों पर युक्त निबंधन लगाया जा सकता है। ठीक है, युक्त निबंधन का मतलब क्या होता है, उचित आधार पर हमारे मौलिक अधिकारों पर निलंबन लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये पोर्शन कंप्लीट हुआ। आई थिंक आपको समझ में नहीं आया होगा, अगर नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करें, एक बार फिर से समझाने की कोशिश की जाएगी। और अगर PDF वगैरह कुछ चाहिए होगी तो बस आप कमेंट करते रहिए, पूरी मदद होगी और पूरा का पूरा संविधान हम इसी तरह से समाप्त करेंगे। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 35 पे। अनुच्छेद 35 क्या करता है कि जो हमारे मौलिक अधिकारों को लागू कराने के संदर्भ में अगर कोई व्यवधान उत्पन्न हो रहा है या फिर मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के संदर्भ में अगर किसी
दंडात्मक अवधारणा पर बात की जाए तो केवल और केवल कानून द्वारा दंड देने को जो अधिकार है वो भारत की संसद के पास है। ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि इसमें कई लड़के सुप्रीम कोर्ट को मान लेते हैं। ठीक है, अगर मौलिक अधिकारों का यदि मौलिक अधिकारों में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है या फिर कोई दंडात्मक कार्रवाई करनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत की संसद करेगी, ना कि सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अगले बात पर आते हैं कि हमारा जो चलो आज से ही स्टार्ट करते हैं इसे भी, कि मौलिक अधिकारों का सामान्य वर्ग क्या, या फिर चलिए आज कुछ ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो तो इसे अगले पार्ट में बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और इसे रिवाइज करना तो, और कल से अनुच्छेद 12 से स्टार्ट करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और कोई भी समस्या हो तो बताना ज़रूर, और तब तक के लिए थैंक यू।